हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं सौरभ गुप्ता लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या होती है, इनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिफिशिएंसीज हैं, वो क्या होंगी, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो आज का सक्सेस मंत्र है वो है, जो काम और लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं उतनी पोटेंशियल आपके अंदर भी है कि आप भी वो काम कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी कम नहीं आके और लगातार प्रयास कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। निराश नहीं होना है, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो जीवन में, हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो इसी सोच के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का की फीचर्स क्या है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, अटेंशन डेफिसिट। देखिए नाम से देखिए क्या होगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, अटेंशन डेफिसिट देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए इसका। पहला है अटेंशन इम्पेयरमेंट और दूसरा हो गया क्या, हाइपर एक्टिविटी। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के। ठीक है, अब हम ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। सिंपल सा है इसका कंसेप्ट, क्या समझोगे इसमें। हाइपर एक्टिविटी, पर्सन का जो बिहेवियर होता है, चाइल्ड का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, हाइपर एक्टिव होता है। चाइल्ड का बिहेवियर कैसा होता है, हाइपर एक्टिव होता है। और इस वजह से उसको अटेंशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। वो एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बार बार उसका ध्यान भटकता है, कभी एक चीज पे से दूसरी चीज पर, दूसरी चीज से तीसरी चीज पर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, हाइपर एक्टिविटी है। तो हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से उसका जो अटेंशन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। इसकी वजह से उसके अंदर किसकी कमी हो गई, अटेंशन डेफिसिट हो गई। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अटेंशन डेफिसिट ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी, इतना हमको याद रखना है, अटेंशन डेफिसिट ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी। सिंपल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि की फीचर्स क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को डिफाइन करने वाले, क्लैरिफाई करने वाले की फीचर्स कौन से हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हाइपर एक्टिविटी ओनली होगा, हाइपर एक्टिविटी ओनली, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन की कमी होना, इसको हमने कैसे लिखा है, अटेंशन डेफिसिट। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, मतलब मोटर एक्टिविटी का बढ़ जाना, नॉन पर्पसफुल मोटर एक्टिविटी का बढ़ जाना, वो होता है आपके हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी होगी और इनअटेंशन होगा। दोनों फीचर्स इस ऑप्शन में मौजूद हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका जाएगा आंसर। अपोजिशनल बिहेवियर, अपोजिशनल बिहेवियर एक डिफरेंट कंडीशन है जो कि इसी के अंतर्गत आती है। उसमें क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। पहले हम फोर्थ ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, डिप्रेसिव सिम्टम्स। डिप्रेसिव सिम्टम्स में मतलब डिप्रेशन से रिलेटेड सिम्टम्स, लो मूड, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, बर्थलेसनेस, म्यूटिज्म, सुसाइडल टेंडेंसी, ये फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो वो कंडीशन जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स हमको एडीएचडी में देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है तीनों ऑप्शन। अब हमारे पास एक ऑप्शन निकल के आया है सी, इसको हम समझ लेते हैं। अपोजिशनल बिहेवियर होता क्या है, अपोजिशनल बिहेवियर। देखिए अपोजिशनल बिहेवियर नाम से क्लियर है, अपोजिशन का मतलब अपोजिशन करेगा, बच्चा जो होगा अपोजिशन करेगा। अपोजिशन का मतलब अपोज करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, विरोध किसका करेगा, पेरेंट्स का करेगा, उनकी बातों का करेगा, या फिर अथॉरिटी का। कोई भी व्यक्ति जिसका उसके ऊपर अधिकार है, किस चीज को लेकर के, पनिश करने को लेकर के, डांटने को लेकर के, गाइड करने को लेकर के, इंस्ट्रक्ट करने को लेकर के, कोई भी अथॉरिटी हो जो कि उसको समझाती है, गाइड करती है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मत करो, ये करो। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए व्यक्ति क्या करेगा, अपोजिट बिहेवियर करेगा। क्या करेगा, अपोजिट बिहेवियर करेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को, बच्चे में उस व्यक्ति के लिए, किसके लिए, या तो पेरेंट्स के लिए या अथॉरिटी के लिए
क्या क्या बिहेवियर हमको देखने को मिलेंगे? एग्रेशन देखने को मिलेगा, इरिटेशन देखने को मिलेगा, एंगर देखने को मिलेगा एंड डिफायंस भी देखने को मिलेगा। डिफायंस का मतलब होता है डिसओबे, आज्ञा नहीं मानना, दूसरों का कहना नहीं मानना, बड़ों की बात नहीं मानना, वो कहलाता है डिफायंस। ठीक है, तो वो कहलाता है डिफायंस। तो ये 4 सिम्टम्स बच्चे के अंदर मिलेंगे, किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अथॉरिटी के लिए। अब अथॉरिटी और कौन हो सकती है? स्कूल में उसके टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, जो कि उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए भी सेम फीलिंग्स बच्चे के अंदर होगी, वो कहलाता है अपोजिशनल बिहेवियर। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं अपोजिशनल डिफायंस भी बोलते हैं या अपोजिशनल बिहेवियर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है, जो कि इसका पार्ट नहीं है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ, क्योंकि बच्चा एग्रेसिव रहता है तो वो बड़ों की बात को सुनने से मानने से मना कर सकता है। तो ये जो कंडीशन है अपोजिशनल बिहेवियर, ये एडीएचडी के साथ हो सकती है, को एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन ये एडीएचडी का की फीचर्स नहीं है। एडीएचडी का की फीचर्स क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सेकंड, दैट विल बी योर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, देखिए ध्यान लगा करके पढ़िए। कंडक्ट डिसऑर्डर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है उसको कैसे हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है? कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर। बिहेवियर से संबंधित अगर कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो वो कहलाता है कंडक्ट डिसऑर्डर। अब किस किस प्रकार के बिहेवियर बच्चे के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं? तो पहला हमको मिल सकता है एग्रेशन टुवर्ड्स पीपल और एनिमल, व्यक्ति के और जानवरों के खिलाफ उसके अंदर एग्रेशन देखने को मिलेगा। दूसरा होगा लाइंग, झूठ बोलना, डिसाइड मतलब धोखा देना, ये हमको देखने को मिलेगा। थेफ्ट, चोरी करना हमको देखने को मिलेगा, वो चोरी करेगा। क्राइम, क्राइम भी कर सकता है, वेपन भी रख सकता है, हथियार भी लेकर के घूम सकता है। और डिसरिगार्ड द राइट ऑफ अदर्स, दूसरों के अधिकारों को क्या करेगा? वायलेट करेगा, अपने फायदे के लिए दूसरों के अधिकारों को क्या करेगा? वायलेट करेगा। दैट इज द वायलेट द राइट ऑफ अदर्स। सो दीज आर द फीचर्स विच कैन बी फाउंड अंडर द कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, तो एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसको कि कंडक्ट डिसऑर्डर है, उसके अंदर हमको ये टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। या तो उसके अंदर अग्रेशन रहेगा दूसरे लोगों के खिलाफ या जानवरों के खिलाफ, अननेसेसरी उनको टॉर्चर करेगा, झूठ बोलेगा बात बात पर, दूसरों को धोखा देगा, चोरी कर सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, वेपन लेकर के घूम सकता है अपने साथ में, और दूसरों के अधिकारों का क्या करेगा? वो हनन करेगा, वायलेट करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन क्या है? ए पैटर्न ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ए पैटर्न ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया। जस्ट अपोजिट हो गया, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि उसका बिहेवियर कैसे होता है? सोशल अनएक्सेप्टेबल। ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स, यस ये ऑप्शन हमने पढ़ा है यहाँ पर। ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट वायलेट्स द राइट ऑफ अदर। एक्सेसिव वरी एंड फियर इन सोशल सिचुएशन, अगर सोशल सिचुएशन में बहुत ज्यादा चिंता और डर हो, ये किसका पार्ट है? आपके सोशल एंजाइटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? सोशल एंजाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट एंड एग्जागरेटेड एलिशन। परसिस्टेंट एंड एग्जागरेटेड एलिशन जो है वो आपके मैनिक कंडीशन का या हाइपोमैनिक कंडीशन का पार्ट हो सकता है। मैनिक या हाइपोमैनिक कंडीशन का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हमने समझ लिए। क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर क्या जाएगा? बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सेलेक्टिव म्यूटिज्म ए चाइल्ड इज, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेलेक्टिव म्यूटिज्म। अगर हम इन टर्म्स को ध्यान से पढ़ें तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स के अंदर ही उनका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स लिखी पूछी गई है आपसे, सेलेक्टिव म्यूटिज्म। म्यूटिज्म का मतलब हमको पता है क्या होता है? क्वाइट रहना, चुप रहना, शांत रहना। ठीक है, नो वर्बल कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं करना, चुप रहना है ना, म्यूटिज्म। सेलेक्टिव मतलब
पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर जगह पर, मतलब किसी जगह तो बोलना, किसी जगह या टाइम पर बोलना, और किसी अदर जगह या टाइम पर चुप रहना। मतलब कंफर्टेबल, कंफर्टनेस के अकॉर्डिंग बच्चों को लगता है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, तो वहां पर बोलेगा। जहाँ पे उसको लगता है कंफर्ट फील नहीं होता, वहां पर वो नहीं बोलेगा। जैसे उसका स्कूल हो गया, या फिर जैसे उसका स्कूल हो गया, या फिर स्ट्रेंजर्स जब उसके घर में आते हैं तो उनके सामने वो क्या रहेगा, चुप रहेगा, उनके सामने कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं, अनेबल टू स्पीक ड्यू टू ए फिजिकल कंडीशन। यहां पर बोला गया है कि बच्चा बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके क्या है, फिजिकल कंडीशन। जबकि इस कंडीशन में तो ऐसा कुछ है नहीं, बच्चे के कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। किस कंडीशन में? सेलेक्टिव म्यूटिज्म में। तो अगर बच्चे के कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसको अपन सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन है choosing not to speak in certain situation despite being able to speak। despite being able to speak, despite का मतलब था के बावजूद, being able सक्षम है, to speak बोलने के, बोलने में सक्षम होने के बावजूद भी अगर बच्चा, बोलने में सक्षम होने के बावजूद भी अगर बच्चा choosing not to speak, अगर वो चूज कर रहा है नहीं बोलना इन सर्टेन सिचुएशन, दैट कंडीशन इज नॉन एज द सेलेक्टिव म्यूटिज्म। क्लियर है, सिंपल सा है। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका आंसर जाएगा। कंसिस्टेंटली टॉकेटिवनेस इन ऑल सिचुएशन, अगर सभी सिचुएशन में बच्चा लगातार बातें कर सकता है बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, तो उसको अपन सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि म्यूटिज्म का मतलब होता है चुप रहना। स्पेसिफिक सिचुएशन में चुप रहना वो कहलाता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ठीक है, नॉन वर्बल ड्यू टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक डिफरेंट थिंग है, जिसमें सोशल इंटरेक्शन में कमी आती है, लेकिन वो सेलेक्टिव नहीं है। ठीक है, कि घर पे बोलता है और बाहर नहीं बोलता, वहां पर अगर घर पे भी नहीं बोलेगा तो बाहर पे भी उसको दिक्कत आएगी। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज डिफरेंट थिंग्स, वो इसका पार्ट नहीं है। सेलेक्टिव म्यूटिज्म का जो आपका आंसर जाएगा वो है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क बिहेवियर ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। हॉलमार्क बिहेवियर ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सारे सिम्टम्स जो है वो हम पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला है सोशल विड्रॉल। क्या सोशल विड्रॉल होगा? क्या सोशल विड्रॉल नहीं होगा। अग्रेशन टुवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हमने कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम डिस्कस किए थे, अग्रेशन टुवर्ड्स पीपल और एनिमल। दूसरा है लाइंग डिसाइटनेस, थेफ्ट चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, वेपन कैरी करना अपने साथ, एंड वायलेट द राइट ऑफ अदर। सो दिस कैन बी द सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। तो आपसे पूछा है कंडक्ट डिसऑर्डर का हॉलमार्क फीचर्स क्या है, वो आपका आ गया अग्रेशन टुवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स। फियर ऑफ कंटामिनेशन, ये आपका ओसीडी का फीचर्स है। एक्सेसिव साइनेस, ये आपको अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखने को मिल सकता है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको देखने को मिल सकता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा शाई होता है, जिसकी वजह से वो लोगों के सामने नहीं बोलता है। इसके अलावा आपको सोशल फोबिया में भी ये देखने को मिल सकता है, सोशल फोबिया। ठीक है, तो वहां पर ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या जाएगा? बी। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको इसको वीडियो को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप विनायक नर्सिंग अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम नर्सिंग से रिलेटेड सबसे कम फीस में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम फीस में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा जो ऑल इन वन प्लान है उसमें आपको तीनों फीचर्स देखने को मिलेगा। डेली वीडियो तो आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो, इसके साथ साथ आपको दोनों पार्ट, टेस्ट सीरीज का पार्ट भी और पीडीएफ नोट्स का पार्ट भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप जाकर के एक्सप्लोर कीजिए। डेमो जो वीडियोस का ऑप्शन है, डेमो नोट्स का जो ऑप्शन है, उसको आप एक्सप्लोर कीजिए और तब आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें 9950755186। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्ट डिसऑर्डर इज मोर कॉमनली डायग्नोस्ड इन विच डेमोग्राफिक। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है
वो किस एज ग्रुप में, डेमोग्राफी मतलब पब्लिक से रिलेटेड होगा, किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन आपका एडोलेसेंट्स गर्ल्स में, दूसरा है एडोलेसेंट्स बॉयज में, तीसरा है एल्डरली मैन में और चौथा है प्री स्कूल चिल्ड्रन में। तो रिसर्च स्टडी क्या कहती है कि सबसे ज्यादा ये किस में देखने को मिलता है, एडोलेसेंट बॉयज में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी तीन में हमको देखने को नहीं मिलेगा। एल्डरली मैन में संभावनाएं बहुत कम होती है, ना के बराबर होती हैं, क्योंकि इनके अंदर मैच्योरिटी लेवल अच्छा होता है। एडोलेसेंट गर्ल्स में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम गर्ल्स और बॉयज की बात करें तो इसमें 4 गुना तक ज्यादा मिलती है, किसमें, लड़कों में। लड़कों में 4 गुना तक ज्यादा कंडक्ट बिहेवियर डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं बजाय गर्ल्स के, एडोलेसेंट गर्ल्स के। कुछ बच्चों में प्री स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर भी ये हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोमिनेंट की बात करें कि कॉमनली किस में हमको देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर जाएगा बी। आपको एज इट इज याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत छोटे टॉपिक है, लास्ट का जो पार्ट है साइकेट्री की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ये लास्ट के जो यूनिट्स हैं F80289 एंड F90298, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, निम्न में से कौन सा नहीं है टिपिकली एसोसिएटेड विद कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर के हमने सारे सिम्टम्स पढ़े हैं। कुल मिला के एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है, द चाइल्ड विल वायलेट द राइट्स ऑफ अदर। उसी को ध्यान में रखते हुए हमको ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है। कुछ ऑप्शंस हमको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि हो सकता है हमने डिस्कस नहीं किए हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर व्यक्ति कुछ ऐसे बिहेवियर करेगा जो कि दूसरों को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर से एसोसिएटेड नहीं है। पहला है फायर सेटिंग, दूसरा है ट्रॉन्सी फ्रॉम स्कूल, तीसरा है एक्सेसिव वरी, चौथा है थेफ्ट। थेफ्ट हमने पढ़ा था कि थेफ्ट चोरी करना, ठीक है। ट्रॉन्सी फ्रॉम स्कूल ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ट्रॉन्सी का मतलब होता है भाग जाना, स्कूल से भाग जाना। कुछ बच्चों की आदत होती है कि स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं और लेकिन स्कूल पहुंचते नहीं है। कहाँ चले जाते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है, या कोई गलत हरकतें करते हैं, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, या मूवी देखने चले जाते हैं। ये क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर। ट्रॉन्सी फ्रॉम स्कूल्स, स्कूल्स को बंक करना, दैट इज ट्रॉन्सी फ्रॉम स्कूल, ठीक है। एक्सेसिव वरी, बहुत ज्यादा चिंता करना, ये एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। तो अगर एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये आपके कंडक्ट डिसऑर्डर में नहीं आएगा, ऑप्शन जाएगा थर्ड। बात करते हैं ऑप्शन 1 की, फायर सेटिंग। फायर सेटिंग मतलब कुछ बच्चों में इस तरीके के इंपल्स आते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और चीजों में आग लगाते रहते हैं, ठीक है, जलाते रहते हैं, बर्निंग, चीजों का करते हैं, बर्न करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फायर सेटिंग। जैसे किवाड़ में आग लगा दी, साइकिल में आग लगा दी, मोटरसाइकिल में आग लगा दी। क्यों, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में नहीं हो पा रहा उनके। तो इम्पल्स जब जनरेट होते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो वो इस तरीके की हरकतें करते हैं और वो कहलाती है फायर सेटिंग, ठीक है। और फायर सेटिंग का जो नाम है उसको अपन क्या बोलते हैं, पायरोमेनिया। फायर सेटिंग का दूसरा नाम क्या है, पायरोमेनिया है। पायरोमेनिया मतलब फायर सेटिंग, फायर सेटिंग मतलब पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब होता है पैथोलॉजिकल पुटिंग द आइटम इनटू फायर, ठीक है, आग लगाना। तो वो है आपके किस में आएगा, कंडक्ट डिसऑर्डर में आएगा। कौन सा ऑप्शन आपके कंडक्ट डिसऑर्डर में नहीं आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा कंडक्ट डिसऑर्डर का सिम्टम्स है। पहला है डिस्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा है डिसाइडफुलनेस ऑफ थ्रेट, तीसरा सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सिम्टम्स है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी को अननेसेसरी नुकसान पहुंचाएगा। डिसाइडफुलनेस और थ्रेट, डिसाइडफुलनेस होता है धोखा देना, दूसरों का इस्तेमाल करना। थेफ्ट मतलब चोरी करना, ये भी हमको देखने को मिलेगा। सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, रूल्स को नहीं मानेगा, ब्रेक करेगा, जो उसको रूल समझाएगा उसके खिलाफ जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया सीरियस वायलेशन ऑफ रूल, तो ये भी हमको देखने को मिलेगा। क्या ऑप्शन जाएगा इसका, 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव फियर और एंजाइटी अबाउट सेपरेशन। एक्सेसिव फियर और एंजाइटी अबाउट सेपरेशन, सिंपल है,
सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर विल बी योर आंसर। सेपरेशन एंजाइटी क्या होती है कि जब बच्चा अपने किसी अटैचमेंट फिगर वाले व्यक्ति से, या तो मदर से, पेरेंट से, ग्रैंड मदर से, ग्रैंड पेरेंट से अलग होता है, ठीक है, तो उसके अंदर सीवियर एंजाइटी जनरेट होती है, जिसको अपन बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो बच्चा जब उनसे अलग होगा तो उसके अंदर सीवियर एंजाइटी जनरेट होगी, जो उसकी कहलाते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो बच्चे को डर लगता है कि जो मेरे क्लोज है वो मेरे से दूर नहीं हो जाए, उसकी डेथ नहीं हो जाए, उसको कोई नुकसान नहीं हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के चीजें उसको और डराती है, तो वो कहलाता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये आपको सोशल फोबिया में देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक फोबिया में किसी स्पेसिफिक चीज से, ऑब्जेक्ट से डर लगना, ठीक है। रेशनल फियर विदाउट एनी रीजन। पैनिक डिसऑर्डर, ये किसका पार्ट है आपके एंजाइटी डिसऑर्डर का, सडन एंजाइटी होती है, वो कहलाता है आपके पैनिक डिसऑर्डर। क्लियर है? तो चारों ऑप्शन क्लियर आपके सामने। आपसे पूछा गया है कि देखिए नाम से क्लियर है, मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आपने थोड़ा सा भी अटेंशन दे दिया तो इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। So the answer will be separation anxiety disorder. Next is, which disorder involves excessive fear or anxiety about social situation? क्लियर है नाम से, सोशल सिचुएशन में अगर एक्सेसिव एंजाइटी है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहेंगे। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। स्पेसिफिक फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था। आंसर है इसका 1। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर? ठीक है, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या था, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे का, चाइल्ड का किसी अदर पर्सन के साथ, अदर पर्सन कौन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, या मदरिंग फिगर, मदरिंग फिगर दैट मीन्स केयर टेकर। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पर, केयर टेकर। केयर टेकर के साथ क्या होगा, इसका एक अटैचमेंट होगा, जो उसकी देखभाल करता है, बच्चा उसके साथ सबसे ज्यादा अटैच होता है, वो कहलाता है अटैचमेंट। ठीक है, इमोशनली उसका जुड़ाव होता है बच्चे का, वो कहलाता है अटैचमेंट। लेकिन रिएक्टिव का मतलब होता है बच्चा यहाँ पर अटैचमेंट प्रॉपरली शो नहीं कर पा रहा, बच्चा यहाँ पर क्या नहीं कर पा रहा, अटैचमेंट शो नहीं कर पा रहा। वो कैसा बिहेवियर शो करता है, एम्बिवेलेंट बिहेवियर शो करता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं इनके साथ जुड़ूं या ना जुड़ूं, वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। ठीक है, तो ऐसा मोस्टली किस केस में हमको देखने को मिलेगा, जहां पर बच्चे अडॉप्ट किए गए हो। कोई छोटा बच्चा उसको अडॉप्ट किया, तो बचपन से जब से वो होश में संभालता है तो वो उसी परिवार को देखता है, तो उसके साथ इतनी समस्या नहीं होती। अगर कोई थोड़ा बड़ा बच्चा है जो कि थोड़ा बहुत जानता समझता है, अगर उसको घर में लेकर के आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो फिर उसके साथ ये समस्या हो सकती है, और उसको अपन बोलते हैं रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के अंदर डिफिकल्टी होती है फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। बच्चा रिलेशनशिप को ना तो बना पाता है और ना ही उसको मेंटेन कर पाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज योर आंसर। एक्सेसिव फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, ये आपके होगी सोशल एंजाइटी। रिकरिंग नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, ये आपके पीटीएसडी का एग्जांपल है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्सेसिव वरी अबाउट एवरीडे थिंग्स, बहुत ज़्यादा चिंता करना डेली रूटीन की चीज़ों के बारे में, इसको अपन बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को हर चीज़ को लेकर के चिंता होती है कि ये काम मेरा बिगड़ नहीं जाए या इसमें कुछ नुकसान नहीं हो जाए, हर चीज़ों को लेकर के उसको एंजाइटी होती है, डेली रूटीन को लेकर के, तो वो कहलाती है जनरलाइज्ड एंजाइटी। तो एक्सेसिव वरी अबाउट एवरीथिंग थिंग्स विल नॉट बी द आंसर। आंसर हमको नंबर 1 पर ही मिल गया था। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ टिक डिसऑर्डर? टिक डिसऑर्डर का प्राइमरी सिम्टम्स क्या है? देखिए टिक डिसऑर्डर क्या होता है, इट इज ब्रीफ, सडन एंड repetitive movement of one group of muscles। जो मसल्स होती हैं आपके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स की, उनके सिंगल ग्रुप का, मतलब स्मॉल पार्ट मसल्स का लगातार, ब्रीफ मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर रिपीटेड मूवमेंट होता है, वो कहलाता है टिक डिसऑर्डर। जैसे आपने कई को देखा होगा कि कई व्यक्तियों की पलकें झपकती है, उसको अपन बोलते हैं आई ब्लिंकिंग।
आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग होता है, ठीक है। कई व्यक्ति जो होता है बार बार बात करते करते गला साफ करते इस तरीके का करते हैं, तो वो कहलाता है थ्रोट क्लियरिंग। कई व्यक्ति बार बार अपनी नाक को टच करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है कई व्यक्ति चेहरा बनाते हैं, जीभ बाहर निकालते हैं, ये सारे किसके हैं? आपके टिक के डिसऑर्डर है। टंग प्रोट्रूजन, शोल्डर श्रगिंग, ये सारे आपके टिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो टिक डिसऑर्डर जो होता है ब्रीफ रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रिपीटेटिव मूवमेंट, रिपीटेटिव वोकलाइजेशन, या बोथ ए एंड बी। मतलब या तो रिपीटेटिव मूवमेंट होंगे या रिपीटेटिव वोकलाइजेशन होगा, या दोनों ही हो सकते हैं। तो टिक क्या होते हैं? दोनों होते हैं, मूवमेंट भी होता है और वोकल भी होता है। तो मूवमेंट वाले को कहते हैं अपन मोटर टिक बोलते हैं, और वोकल वाले को क्या बोलते हैं? वोकल टिक्स। जहाँ पे साउंड आती है, जहाँ पर एक्टिविटी होती है, मसल्स के अंदर कोई चेंजेस होता है, वो कहलाता है मोटर टिक्स। जहाँ पे मूवमेंट नजर आता है और जहाँ पे साउंड बनती है वो कहलाता है वोकल टिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया थ्रोट क्लियरिंग, गला साफ करना, तो बार बार एक साउंड बनती है, वो कहलाता है क्या? वोकल टिक्स कहलाता है, ठीक है। तो मूवमेंट और वोकल दोनों प्रकार के टिक्स मौजूद होते हैं, दोनों टाइप प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए आपका आंसर जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिक्स में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? सिंपल टिक्स आर वोकल वाइल कॉम्प्लेक्स टिक्स आर मोटर। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि टिक्स जो होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। इसका मतलब सिंपल टिक्स भी दोनों प्रकार के होंगे और कॉम्प्लेक्स टिक्स भी दोनों प्रकार के होंगे। दूसरा, सिंपल टिक्स आर मोटर, कॉम्प्लेक्स टिक्स आर वोकल, ये उल्टा कर दिया इन्होंने। तीसरा है सिंपल टिक्स आर ब्रीफ एंड सिंपल। सिंपल टिक्स जो होते हैं वो ब्रीफ होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, सिंपल होते हैं। वाइल कॉम्प्लेक्स टिक्स आर लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिक्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें, ठीक है। कई सारी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड टिक डिसऑर्डर। अगर आपने टिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सोशल आइसोलेशन होगा, इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, और स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है टिक की वजह से। इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि उस बार बार टिक की वजह से उसको लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा, इसलिए इमोशनल डिस्ट्रेस होगा। लोगों से दूर रहना पसंद करेगा ताकि लोग उसकी बीमारी का मजाक नहीं बनाए, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर मोटर टिक या वोकल टिक्स है तो उसकी नींद में भी डिस्टर्बेंस रहेगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका क्या जाएगा? आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस क्या होती है? बेड बैटिंग होती है। रात को सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देना, वो क्या कहलाता है? एन्यूरेसिस। रात में सोते समय, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? रात में सोते समय टॉयलेट कर देना, कहाँ पर? बेड पर। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? बेड बैटिंग, वो कहलाता है एन्यूरेसिस। डे टाइम बैटिंग जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डाई अर्नल एन्यूरेसिस। डाई अर्नल एन्यूरेसिस अगर दिन में गीला कर देता है, बिस्तर पे तो सोएगा नहीं, तो मतलब इनअप्रोप्रिएट जगह पर अगर टॉयलेट कर देता है, निकर में टॉयलेट कर देता है, उसको अपन बोलते हैं डाई अर्नल एन्यूरेसिस। डे टाइम बेटिंग उसको अपन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज का होना। एंकोप्रेसिस मतलब जैसे आपके एन्यूरेसिस है वैसे क्या? एंकोप्रेसिस। फीकल सॉइलिंग मतलब गलत जगह स्टूल पास कर देना, इनअप्रोप्रिएट प्लेस पर स्टूल पास कर देना, वो कहलाता है एंकोप्रेसिस, ठीक है। तो आपसे पूछा एन्यूरेसिस, दैट इज द बेड वेटिंग। नेक्स्ट इज विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव हेयर पुलिंग। कई व्यक्तियों को आदत होती है अपने बाल खींचते रहते हैं, बार बार अपने बालों को पकड़ा खींचते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी, उस वजह से। दूसरा, कई लोगों को कंडक्ट मतलब इम्पल्स आते हैं कि कुछ हम करें, तो इसलिए अपने बॉडी को पेन देना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी वो हेयर पुलिंग कर सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है, आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि इस लाइन को डिफाइन करती है? एक्सेसिव हेयर पुलिंग। पहला ऑप्शन है ट्राइकोटिलोमेनिया, दूसरा है स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, तीसरा है नेल बाइटिंग डिसऑर्डर, चौथा है चीक च्यूइंग डिसऑर्डर। चीक च्यूइंग मतलब गाल चबाना,
ठीक है, गालों को अंदर लेकर के अपने दांतों के बीच में उसको क्रश करना। नेल बाइटिंग मतलब नाखूनों को मुंह में लेकर के चबाना। स्किन पिकिंग डिसऑर्डर मतलब अपनी स्किन को बार बार ऐसे पिक करना। और चौथा है ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया एक्चुअली क्या होता है, पैथोलॉजिकल हेयर पुलिंग, अपने बालों को खींचना, सर के बालों को पकड़ा और खींचा, ठीक है। तो ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं किसको, एक्सेसिव हेयर पुलिंग को। तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एलोपेसिया। ऐसे लोगों के अंदर क्या हो जाएगा, गंजापन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाल खींच रहे हैं, धीरे धीरे कम करके कमजोर होकर के होंगे, बाल जड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों के अंदर हमको क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, एलोपेसिया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना। तो हकलाने में व्यक्ति कैसा होगा, एक तो किसी वर्ड पर अटक जाएगा, दूसरा उस वर्ड को लंबा कर देगा, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा। रिपीटेशन ऑफ साउंड, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड, बार बार उस साउंड को रिपीट करेगा, जिस वर्ड पर अटकेगा उसको वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड, उस साउंड को लंबा करेगा। ब्लॉक इन स्पीच, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पीच में ब्लॉक आ जाएगा। मतलब तीनों सिम्टम्स किसको इंडिकेट करते हैं, स्टटरिंग। तो स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना, और इसको अपन दूसरे शब्दों से जानते हैं स्टैमरिंग। इसको अपन स्टैमरिंग भी बोलते हैं। स्टैमरिंग और स्टटरिंग बोथ आर सिमिलर टर्म्स। नेक्स्ट इज हाउ कैन पेरेंट्स रिड्यूस सिबलिंग रिबेलरी। देखिए सिबलिंग रिबेलरी क्या होती है, दो बच्चों के बीच का कंपटीशन होता है। इसको अपन जनरली जब समझते हैं तो ऐसे समझते हैं कि दो बच्चों के बीच झगड़ा होता है। ये झगड़ा एक्चुअली नहीं होता है, ये दो बच्चों के बीच कंपटीशन होता है। दो बच्चों के बीच क्या होता है, कंपटीशन होता है। देखिए जब फर्स्ट चाइल्ड होता है फैमिली में, तो जो फैमिली के मेंबर हैं वो उसकी तरफ क्या देते हैं, फुल अटेंशन देते हैं। क्या देते हैं, फुल अटेंशन। जो फैमिली के मेंबर है उसकी तरफ पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही सेकंड चाइल्ड आता है फैमिली में, सेकंड चाइल्ड आता है, इनका अटेंशन हट करके कहाँ चला जाता है, पूरा अटेंशन सेकंड चाइल्ड की तरफ चला जाता है। और फर्स्ट चाइल्ड की तरफ क्या हो जाता है, अटेंशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस्ड अटेंशन। उसकी वजह से बच्चा इन्फीरियर फील करता है और वो चाहता है कि मेरे को पहले जितना अटेंशन मिले। तो उसको क्या लगता है कि ये जो दूसरा बच्चा है उसकी वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, इसलिए वो उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसको वो मारेगा पीटेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ताकि पेरेंट्स सभी का ध्यान वापस से उसकी तरफ आ जाए। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है ये एल्डर चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड मतलब कौन सा हो गया, एल्डर चाइल्ड, बड़ा बच्चा हो गया एल्डर चाइल्ड, और ये हो गया यंगर चाइल्ड। तो इनके बीच में कंपटीशन चलता है। ये बच्चा वापस से उस अटेंशन को पाना चाहता है, वो कहलाता है क्या, कंपटीशन, वो कहलाता है सिबलिंग रिवेलरी। तो अब इसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं, इसमें पूछा है कि सिबलिंग रिवेलरी को दूर करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपसे पूछा है बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच चाइल्ड। हर बच्चे के साथ बराबर टाइम देना चाहिए, सभी बच्चों के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करना चाहिए। दूसरा बाय सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज एंड रूल्स, दोनों बच्चों के साथ समान बिहेवियर करना चाहिए। दोनों को क्लियर बाउंड्रीज, क्या करना है क्या नहीं करना उनको पता होनी चाहिए। थर्ड इज बाय एनकरेजिंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, दोनों के बीच में टीम वर्क एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना चाहिए ताकि उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग बने। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका 4। तो आज की वीडियो में इतना है। आज की वीडियो में हमने जो आपके लास्ट पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन का ICD 10 का F90298, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs हमने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर आपको इनका मतलब पता है तो आप इनका आंसर जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी इस टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।